नमस्कार सभी को। आज हमारी चर्चा का विषय है महाप्राण निराला। तो आज हम निराला की जीवनी की संबंधी सभी चीज़ों का जिक्र करेंगे और उनकी जो भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं सभी का जिक्र करेंगे और सभी महत्वपूर्ण रचनाएं के बारे में कुछ विशेषताओं को जानेंगे और उनके संबंध में किन किन आलोचकों ने क्या क्या मत दिया है, जो भी हो सके मैं आपको बताऊँगी। तो हिंदी दिवस की आज हिंदी दिवस है, तो आज सभी लोगों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो बिना समय व्यर्थ किए आरंभ करते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1899 बंगाल के महिसादल राज्य में हुआ। उनका जीवन बड़ा ही दुखद रहा है। तो पिता की आकस्मिक निधन तथा इनकी युवावस्था में ही पत्नी का निधन। देखिए, छायावाद में आपने पढ़ा होगा, जो छायावाद के प्रमुख स्तंभ हैं, मैं पहले उनके बारे में बतला देती हूँ कि निराला का हिंदी काव्य में क्या स्थान है। जो नहीं जानते उसके लिए मैं बतला देती हूँ कि छायावाद का आपने नाम सुना होगा। छायावाद में अब बाकी किसी भी वाद को देखिएगा, उसमें बहुत सारे कवियों का योगदान रहकर एक युग बनता है। वह छायावाद ही एक ऐसा वाद है जिसमें मुख्य 4 स्तंभ भी रहे हैं। अगर ये ना हो तो छायावाद नहीं है, जिनमें से एक महत्वपूर्ण सशक्त हस्ताक्षर उसके कहे जाते हैं निराला, जिन्हें छायावाद का रुद्र कहा जाता है। तो ऐसा तो निराला के जीवन में कहा जाता है बहुत दुख रही। अपने समय में भी, जिस समय इनका दौर चल रहा था, इनका जीवन लमसम हर वक्त इनका दुखी भरा जीवन गुजरा। लेकिन जो बात है अगर प्रतिष्ठा और मान की जाए तो इनका मान और प्रतिष्ठा काफ़ी अधिक था। स्वयं जवाहरलाल नेहरू इनसे मिलने के लिए आए थे एक बार। तो ऐसे बहुत सारे, चाहे महादेवी वर्मा के ये मुँह बोले भाई थे। तो अगर प्रतिष्ठा की बात कीजिए, इनकी अच्छी थी, लेकिन आर्थिक रूप से ये हमेशा ही, और ये इन्होंने अपनी कई सारी रचनाओं में इस चीज़ की अपनी अनुभूति भी दी है कि उनके जीवन पर इससे ये कोई इनकी प्रतिष्ठा पर प्रभाव नहीं पड़ा है। इनकी प्रतिष्ठा हमेशा ही रही है और आने वाले कवि, जितने भी कवि और आलोचक हुए, इनका बहुत ही सम्मान से नाम लेते हैं। तो इन्हीं की कुछ तारीफ़ करते हुए शमशेर बहादुर जी ने एक वाक्य कहा था, शायद आप लोगों ने सुना होगा, मैं आपको बतलाती हूँ कि भूल कर जब राह भटका मैं, तुम ही झलके हे महाकवि, संघन तम की आँख बन के मेरे लिए। तो समझिए कि ये कितनी बड़ी बात कही गई है। किसी कवि को याद करके इतनी बड़ी बात कहना है, ऐसा शमशेर बहादुर ने कहा है। और गंगा प्रसाद विमल ने इन्हें महाप्राण निराला की संज्ञा दी है। तो अब इससे इनके प्रतिष्ठा का अंदाज़ा लगा सकते हैं। चलिए अब जिक्र करते हैं महत्वपूर्ण बातों की। इन्होंने समन्वय व मतवाला का संपादन कार्य किया। देखिए, मतवाला का संपादन से एक और बात बता देती हूँ कि जिस दौर में ये आए थे, उस दौर में देखिए, हम आप कहीं भी रोक कर कुछ बात बता रहे हैं तो ये बिल्कुल मत समझिएगा कि हम व्यर्थ की बातें कर रहे हैं। आपके लिए जो महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम में मेरे बोले गए बातों को भी आप अगर लिखिएगा, नोट्स बनाइएगा, तो उससे एक फैक्ट्स बनेगा। तो मैं बतला रही थी कि जिस समय ये लोग आए थे, छायावाद के महत्वपूर्ण कवि लोग, उस समय द्विवेदी युग का समय चल रहा था। तो द्विवेदी युग का जो महत्वपूर्ण पत्रिका सरस्वती था, तो उस समय वो उसी का जो भी कवि होते थे, जो भी अच्छे कवि होते थे, हर कोई की आशा रहती थी कि उनकी वो जो भी रचना है वो उसमें छप जाए। मतलब समझिए कि उस समय सरस्वती पत्रिका का लेकर इतना शुमार था कि, तो इनकी भी ख्वाहिश थी, इन्होंने जूही की कली लिखी थी, पर महादेवी प्रसाद द्विवेदी इन्हें इनकार कर दिया था। कुछ लोग कहते हैं कि उसमें उनके जूही की कली में अश्लीलता का आरोप लगा था, कि कली को एक सुंदरी के रूप में देखना है वगैरह वगैरह। और इनकी छंद मुक्त रचना भी होती थी। तो आपको तो पता ही है कि छंद मुक्त रचना के प्रवर्तक निराला ही कहे जाते हैं। इससे और कुछ इसी से संदर्भित करते हुए इन्हें बच्चन सिंह ने छंदों का राजा भी कहा है। तो यही बात है कि उन्हें मना कर दिया था। बाद में इनके एक पत्रिका, वैसे तो जूही कली छप गया था एक इसमें थी, लेकिन बाद में क्या कहलाता है, एक पत्र आया था मतवाला, उसी से ऐसे इनका नाम था सूर्यकांत त्रिपाठी, ठीक। तो इनके मतवाला से तुकबंदी मिलाकर इनका नाम निराला किया गया था। तो उसी मतवाला की यहाँ बात चल रही है। इन्होंने समन्वय व मतवाला का संपादन कार्य भी किया है। निराला जी 1916 से 1958 ईस्वी तक काव्य साधना करते रहे। मानव की पीड़ा, स्वतंत्रता के प्रति तीव्र आक्रोश उनकी कविताओं में दृष्टिगत होता है तथा अन्याय एवं असमानता के प्रति विद्रोह की भावना उनमें सर्वत्र व्याप्त है। हिंदी कविता में स्वच्छंद छंद रचना का सूत्रपात निराला ने किया। उनके काव्य की भाषा संस्कृत निष्ठ बोली है।
जिसमें स्वर लय की प्रधानता है तथा ओज पूर्ण का गुण विद्यमान है। तो ये बात जरूर ध्यान रखिएगा लोग, इनकी बोली जो है संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। तो इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं के लिए जिक्र करते हैं, तो इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में बादल राग है। अपनी तोड़ती प्रथा तो आप सब लोगों ने सुनी होगी, इसमें कहने की कोई बात नहीं है। तोड़ती प्रथा देखा है मैंने इलाहाबाद के पथ पर, तो सब लोगों ने सुना होगा। तो चलिए कुछ कुछ विशेषताएं को देखते हैं। तो बादल राग में कवि ने, निराला जी ने बादल से प्रार्थना की है कि वह भारत के दीनहीन गरीब किसानों की पुकार सुनकर विप्लव मचाने के लिए वहां अवश्य पहुँचे। निराला की इन बातों से स्पष्ट है कि वे सामाजिक विषमता को समाप्त कर समता स्थापित करना चाहते हैं। तो देखिए ये कथा वस्तु पूछा जाता है, मैंने बहुत ज़्यादा एग्जाम में देखा है जो उसमें पूछा जाता है। तो मैं आपको ये बता दूँ, इसमें जो बादल है वो उत्साह का प्रतीक है। तो ये भी एक बार पूछा गया था, मैंने देखा था क्वेश्चन में, सोचो बता दूँ। और इनकी अन्य रचनाओं में वन बेला, तोड़ती पत्थर, भिक्षुक और बादल राग जैसी रचनाएँ हैं। तो इनका जो विधवा, भिक्षुक और ये सब जो कविताएं हैं, तो ये सब इनके परिमल में संग्रहित है। इनके जो महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं वो है अनामिका, परिमल, अणिमा, गीतिका, तुलसीदास और राम की शक्ति पूजा, बेला, नए पत्ते आदि। और इनसे जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं वो है कि इनकी लंबी कविता कौन कौन सी है। तो इनकी लंबी कविता में एक तो बादल राग है, एक राम की शक्ति पूजा है, एक तुलसीदास है। ऐसी रचना है जो इनकी लंबी कविता है, तो वो एक लिख कर रखिएगा लोग। और तोड़ती पत्थर की बात करते हैं, इनकी तोड़ती पत्थर कविता में प्रगतिवाद की झलक आती है। प्रगतिवाद जो जानते हैं वो तो समझ जाएंगे, जो नहीं जानते उसके बतला देते हैं। ये छायावाद के जस्ट बाद में, जो छायावाद का एक युग खत्म होता है तो प्रगतिवाद आता है। छायावाद में जहाँ प्रकृति के सौंदर्य की विवेचना की गई है, अपनी स्वानुभूति की भी की गई है, तो प्रगतिवाद में सामाजिक यथार्थ को दिखाया गया, अगर समाज में जो समस्या चल रही है उसको उठाकर दिखाया गया है। अगर और इसके बाद जो वाद आएगा प्रयोगवाद, उसमें तो मतलब कि इसके अर्थ में प्रयोगवाद में और प्रगतिवाद में फ़र्क इतना है कि प्रगतिवाद में समाज में जो पहले तो इसका मुख्य था, एक मार्क्सवाद इसका आधार बन गया था, जिसमें एक वर्ग शोषित था, एक वर्ग शोषण मतलब कि शोषण करने वाला था। एक वर्ग जिस पर शोषण हुआ पूंजीपति और सामाजिक जनता के, आम जनता के बीच में इसको कहा गया था शोषित वर्ग और शोषण वर्ग, ऐसे करके कुछ कहा गया था। तो इसको आम भाषा में समझाएं तो जैसे कि मजदूरी को लेकर, श्रम को लेकर इसका एक बहुत बड़ा फैक्ट रहा था कि श्रम को लेकर इसमें बताया जाता है कि मजदूरों का शोषण किया जा रहा है, पूंजीपति वर्ग उसका शोषण कर रहे हैं, उसके काम के अनुसार या तो फिर पैसा नहीं दे रहे हैं, ये सब जो कर रहे हैं। और जो बहुत सारी जो समाज में बुराइयां व्याप्त होती है, जो कहें कि जो लोगों के साथ जो आम जनता दुख को भोग रही है, उसको बताया जा रहा था। और जो इसके बाद प्रयोगवाद आया था वो समष्टि नहीं व्यष्टि चेतना का काव्य था। तो तोड़ती पत्थर में एक महिला मजदूर की दुर्दशा का चित्रण है। वह महिला तपती दोपहर में सड़क के किनारे भारी हथौड़े से पत्थर को तोड़ती है। वहीं दूसरी ओर पूंजीपतियों ने छाया भरे पेड़ों को भी अपने घर की चार दीवारों में कैद रखा है। शोषक वर्ग निर्मम है, जो दीनहीन लोगों को छाया भरे अपने घरों के पेड़ के नीचे भी बैठने की सुविधा नहीं देते हैं। तो यही है प्रगतिवाद कि मैं आपको समझा रही थी कि प्रगतिवाद जो आम जनता जी रहा है उसे, जैसे कि आपको याद होगा कि अगर आपने पढ़ा होगा तो निराला नागार्जुन की एक कविता है जिसका एक बहुत प्रसिद्ध लाइन अगर आपने सुना होगा तो, कि भूल नहीं पाऊँगा फटी बीवाइया, खूब गई दुधिया निगाह में, धस गई कुसुम कोमल मन में। मतलब वो एक रिक्शे वाले पर बैठ के जा रहे हैं, जो रिक्शा पर बैठ के जा रहे हैं, तो उस रिक्शे वाले को देख रहे हैं वहाँ पर, उसके पैर में बीवाइया यानी कि वो जो पैर में मतलब कि उसके कुछ वो फटा टाइप का रहता है, घाव टाइप का रहता है, तो वो उनके पैर पे रेगुलर होता रहता है रिक्शे वालों के। तो वो देख कर उनके मन में जो भावना उत्पन्न हो रही है, जो समझ हो रहा है कि आम जनता में कितना भी दुख है, लोग अलग अलग किस्म के दुख देते हैं, तो उस देख को उन्होंने अपनी रचना में शामिल किया। तो उस दुख को उन्होंने सामाजिक करुणा के रूप में प्रसार किया। तो यही है प्रगतिवाद। उम्मीद है आपको प्रगतिवाद भी साथ साथ समझ में आ ही गया होगा। तो और आगे बढ़ें तो कह रहे हैं कि शोषण मतलब निराला के काव्य में उनके व्यक्तित्व अनुरूप विभिन्न विरोधी विषयों का समावेश हुआ है।
प्रेम और निर्वेद, ओज और करुणा, विनय और विद्रोह, स्वच्छंदता, भक्ति, गंभीर और हास्य जैसी परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का समन्वय उनके काव्य और रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद आदि सभी की उपलब्धि उनके काव्य में हो जाएगी। तो देखिए यहाँ प्रयोगवाद भी कहा जा रहा है उनकी बात की। तो इसके जस्ट बाद प्रयोगवाद का ही स्थान आता है, जिसमें आपको आगे मुक्ति बोध, शमशेर बहादुर सभी लोग पढ़ने को मिलेंगे। उनके भी बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे कि शमशेर बहादुर की बात बोलेगी मैं नहीं, राज खोलेगी, वेद खोलेगी बात ही। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो इनकी रचना की सबसे महत्वपूर्ण जो है, जो बहुत अच्छा है, राम की शक्ति पूजा, उसका थोड़ा जिक्र करते हैं। तो राम की शक्ति पूजा जैसे कि मैंने कहा था एक लंबी कविता है। इसका कथानक बांग्ला की कृतिवास रामायण पर आधारित है। ये बहुत इम्पोर्टेंट लगा कर रखिएगा कि अक्सर आने वाला प्रश्न कि किस रामायण से है, क्योंकि लोग कंफ्यूज होंगे यहाँ पे और वाल्मीकि कर देंगे। इसलिए याद रखिए क्योंकि अब थोड़ा सा दिमाग दौड़ेगा ना, तो इनका जन्म बंगाल में ही हुआ था। तो इसलिए शुक्ल ने भी कहा है इनके कि इन पर बांग्ला कविताओं का प्रभाव रहा है, क्योंकि ये बंगाल से थे, इसलिए वे वहीं के रामायण का इन्होंने आधारित लिया है। और कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि इस कविता में कथा आधुनिकता से युक्त होकर अर्थ की कई भूमियों का स्पर्श करती है। इसके साथ ही इसमें इन्होंने युगीन चेतना व आत्मसंघर्ष का मनोवैज्ञानिक धरातल पर बड़ा ही प्रभावशाली चित्रण प्रस्तुत किया है। राम की शक्ति पूजा में राम मानव अधिक है, ईश्वर कम है। उन्हें शक्ति पूजा का सुझाव जामवंत ने दिया। ये ध्यान रखिएगा कि इन्हें किसने दिया, जामवंत ने दिया। इस पूजा के बाद ही राम को रावण पर विजय वरदान देवी से प्राप्त हुआ। इसकी जो महत्वपूर्ण पंक्ति एक तो है, मैं वो बतला देती हूँ, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा, अमर रह गया राम रावण का अपराजय समर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। एक लाइन जो बहुत ही अच्छी है वो मैं बतलाती हूँ। कहा हुए मौन शिव, पवन तनय में भर विस्मय, सहसा नभ से अंजना रूप का हुआ उदय। बोली माता तुमने रवि को जब लिया निकल, तब वह नहीं बोध था तुम्हें रहे बालक केवल। यह वही भाव कर रहा तुम्हें व्याकुल रह रहा। यह लज्जा की है बात की माँ रहती सहसा, यह महाआकाश है जहाँ वास शिव का निर्मल। पूजते जिन्हें श्री राम उससे ग्रस्त को चले, क्या नहीं कर रहे तुम अनर, सोचा मन में। तो ये यहाँ पर जो बात है, यहाँ पर कवि जी कहते हैं दयाल जी कि हनुमान को बल से नहीं बल्कि बुद्धि चातुर्य से जीतो। यहाँ जो इसका मुख्य सार यही है कि शिव जी यहाँ कहते हैं शक्ति महाशक्ति से कि हनुमान जी को चातुर्य से जीता जा सकता है, बल से नहीं। और ऐसे ही कुछ कहकर वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं। फिर महाशक्ति उनके माता के रूप में समझती है कि किस तरह से उनको यदि किया जाए, तो वो उनकी माँ से जो कि बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, वो अंजना माँ के रूप में वहाँ प्रकट हो जाती है और उन्हें याद दिलाती हैं, यह सब बात बतलाती हैं कि तुम बचपन उस समय तुम बालक थे जब तुमने सूर्य को निगला था, पर अब तुम विकराल रूप इस समय दिखला रहे हो, तो ये मत भूलो कि यहाँ पर शिव का यहाँ पर अति में वास है आकाश में। ये सब समझा रही है। बहुत ही अच्छी मतलब कि राम की शक्ति पूजा है, आप कभी पढ़िएगा। बाकी उनकी अन्य रचनाओं का एक उनकी रचना है जागो फिर एक बार, तो उसकी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि जागो फिर एक बार कविता निराला जी की एक नवजागरण गीत है। नवजागरण युग की प्रमुख पुकार बंधनों के प्रति जागरूक होने और उनके तोड़ने के लिए प्रयत्नशील होने से है। वस्तुतः यह राष्ट्रीय उद्बोधन का युग है, जिसमें दासता और अन्याय को समाप्त करके मुक्ति पाने का संघर्ष व इच्छा जगाई है। जागो फिर एक बार उनकी प्रसिद्ध कविता है, जिसमें प्रकृति और ऐतिहासिक सांस्कृतिक प्रतीकों के माध्यम से जनमानस को जगाने, उसमें आत्मविश्वास का संचार करने का प्रयास है। बंधनों को तोड़ने के लिए सक्रिय होना आवश्यक है। एक ओर तो कवि प्रभात बेला के माध्यम से जागरण का आह्वान देता है, वहीं दूसरी ओर हजारों वर्षों से आलस्य की नींद में सोए जनमानस को जगाते हुए कवि परंपरा और इतिहास के उदाहरण से प्रेरणा लेने का संदेश देता है। तो इसकी जो महत्वपूर्ण लाइन है कि शेरों की माद में आया है सियार, आज सियार जागो फिर एक बार, इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। तो
ये तो हो गया, बहुत महत्वपूर्ण ये रचना थी। और जैसे कि जूही की कली के बारे में कुछ जिक्र करते हैं, तो जूही की कली निराला जी की प्रथम रचना मानी जाती है और इसमें सूक्ष्म रूप से राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की विषय वस्तु का सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से समावेश हुआ है। बाहर से प्रतीत होता है कि इस कविता का रूप अभिधात्मक है, परंतु इस कविता से राष्ट्रीय जागरण या आंदोलन की मूल चुनौतियाँ गहराई से अभिव्यक्त होती हैं। जागरण की प्रथम शर्त स्वाभिमान का होना होता है। यहाँ भले ही आलस्य सा, परंतु तरुणी अर्थात ऊर्जा से पूर्ण और चेतन का आह्वान करता है। तो इसमें यही है कि जूही की कली तो कुछ खास ऐसे पंक्तियाँ अगर आपको लगे तो आप पढ़ लीजिएगा, कुछ खास ऐसा मुझे नहीं लगता। तो एक इनकी बहुत महत्वपूर्ण प्रगतिवादी प्रभावित रचना है कुकुरमुत्ता, जो कि 1942 में आई थी। कहीं कहीं आपको 41 भी मिलेगी, लेकिन ज़्यादातर इसका मान कुछ 42 माना जाता है। तो यह कहते हैं लोग कि एक खास व्यंग्यमूलक रचना है। तो इसमें जो है एक गुलाब है और एक कुकुरमुत्ता है। एक गुलाब जो कि फारस से आता है, उसे पूंजीपति वर्ग माना गया है, और एक कुकुरमुत्ता है जो स्वयं से, उससे बिना कोई सेवा किए, बिना कोई खाद डाल, बिना कोई खाद, उसका बीज भी नहीं लगाया जाता, वो खुद ब खुद उगाता है, उसे शोषित वर्ग कहा गया है। तो इसमें इसका सार बतलाते हैं हम कि यही होता है कि एक फारस से गुलाब लाया जाता है, उसको इतना मतलब कि माली सेवा करता है, खाद डालता रहता है, खूब सेवा करता है, तब जाके वो खिलकर बड़ा होता है। यह देख कुकुरमुत्ता के मन में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होता है और वो उससे मतलब कि कहता है कुछ लाइनें कि मतलब कि जैसे कि कहा गया है कि बताता है कि तुम अगर इतने खाद पानी तुम्हें नहीं मिला होता, अगर तुम्हें इतने सेवा नहीं किए होते, तो तुम आज ऐसे नहीं होते। तो इसी बात को आप पढ़िएगा जब तो समझ में आएगा। तो पहले इसके बारे में इसका सारांश जान लेते हैं, मतलब कि इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं कि इस कविता में कवि ने पूंजीपतियों पर तीखा व्यंग किया है। इसमें निराला जी ने मार्क्सवाद बनाम मानवतावाद को केंद्र में रखकर कविता की रचना की है। कविता के दोनों भावों की समग्रता इस बात का स्पष्टपण मान देती है कि कुकुरमुत्ता सर्वहारा वह पूंजीपतियों के बीच द्वंद्व को उजागर करने वाली कविता नहीं कि ऊंच नीच, अमीर गरीब के मध्य खाइयों को पाटने वाली कविता है। निराला ने कुकुरमुत्ता और गुलाब को आमने सामने रखकर किसी भी प्रकार की वक्त चेतना को स्थापित नहीं करना चाहा है। इस कविता में कुकुरमुत्ता ऐसे ही घृणा प्रचारक मार्क्सवादियों का प्रचारक है जिसकी दुर्गति कविता के अंत में होती है। उसका कलिया कबाब बनाया जाना उसके खात्मे का परिचायक है। देखिए, इस कविता के लिए इनको बहुत सारे मतलब कि लोगों की आलोचना भी झेलनी पड़ी थी, क्योंकि निराला को लोग एक मतलब कि जो समझिए कि जो छायावादी है वो एक बहुत ही मतलब कि अच्छी गीत की तरह है। छायावादी कविता गीत की तरह है, एक मन को शांति देने वाला है। और यथार्थवादी मतलब कि जो प्रगतिवादी यथार्थवादी है, उसकी कविता है तो सच्चाई, लेकिन जब सच आदमी के सामने आता है वो तीखा लगता है, थोड़ा व्यंग्यात्मक टाइप जैसा लगता है। तो जो छायावाद के धुन में लय में चलता है ना निराला की कविता पढ़ते हुए, उससे जब अचानक कुकुरमुत्ता जैसी रचनाएं उनके व्यक्ति से मिलती है, थोड़ा सा लोगों को अच्छा नहीं लगता है। तो उनसे ऐसे करना थोड़ा मतलब कि उन्हें आलोचना, ऐसा कुछ लोगों आलोचकों ने उनकी आलोचना भी की है इसके लिए। तो आप पढ़ते पढ़ते कहीं ना कहीं आपको पढ़ने को भी मिले कहीं। तो चलिए एक दो लाइन इसके। एक थे नवाब, फारस से मंगाए थे गुलाब, बड़ी बाड़ी में लगाए, देसी पौधे भी उगाए, रखे माली कई नौकर, गजनबी का बाग मनोहर लग रहा था। एक सपना जग रहा था, सास पर तहजीब की, गोद पर तरबीब की, क्या रिया सुंदर बनी, चमन में फैली घनी, फूलों के पौधे वहाँ लग रहे थे खुशनुमा। तो यहीं आपको अगर पढ़ने का मन होगा तो अब तो कहीं से भी हर जगह अवेलेबल ही होता है, पढ़ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। एक है इनकी रचना बांधो न नाव एष्ठाओ बंधु। तो इस नाम से एक उपन्यास भी है, उपन्यास अस्कर, वो ध्यान रखिएगा। वो एक उपन्यास है और ये मेन प्रसिद्ध यही है। तो बांधो न नाव एष्ठाओ बंधु सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का प्रेम गीत है। यह अर्चना काव्य में संग्रहित है। तो अर्चना काव्य संग्रह में संग्रहित है, जो कि 1950 में आया था। तो प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने अज्ञात प्रेम की प्रस्फुट किया है। निराला जी ने अपने अव्यक्त प्रेम को इस गीत के माध्यम से अभिव्यक्ति प्रदान
करने का प्रयत्न किया है। अपने निश्चल और निर्मम प्रेम को हालांकि वो स्वर नहीं दे पाए, उसे उन्होंने अपने हृदय की गहराइयों में छिपा कर ही रखा है। लेकिन प्रेम को जितनी मौन की भाषा प्रिय है, उतनी ही उसे मुखरता प्रिय है। इसलिए मल्लाह को उस घाट पर अपनी नाव बांधते देख निराला जी को अपने अव्यक्त प्रेम की स्मृति हुई। अब वे याद करते हैं कि यह वही घाट है जहाँ पर उनकी प्रेमिका हंस हंस कर नहाती थी और कभी उसे छिप कर देखा करते थे। हालांकि भय के कारण उनके पैर कांपने लगते थे, लेकिन प्रेम विवश वे अपनी प्रेमिका को निहारने लगे थे। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि ये कविता उन्होंने अपनी पत्नी की याद में लिखी थी, तो कुछ लोग कहते हैं कि उनके कोई प्रेमिका थी जिनकी याद में लिखी थी, और कहीं ये भी कहा जाता है कि शायद उनसे कभी नेहरू जी मिलने के लिए आए थे और वो अपनी आर्थिक परिस्थिति की वजह से या फिर कुछ बीमारी की वजह से नहीं मिल पाए थे, तो उसी पर उन्होंने, पर ज़्यादातर ये मान्यता यही है कि उन्होंने अपनी पत्नी के लिए लिखे थे। तो एक पंक्ति है जो कि बहुत फेमस है, बांधो न नाव ठाव बंधु, पूछेगा सारा गाँव बंधु। यह घाट वहीं जिस पर हंसकर वह कभी नहाती थी धंसकर, आंखें रह जाती थी फंसकर, कपते थे दोनों पाँव बंधु, बांधो न नाव ठाव बंधु, पूछेगा सारा गाँव बंधु। तो कहते हैं कि इस कविता में स्त्री के प्रति समाज की रूढ़िवादी विचारधारा को भी प्रदर्शित की गई है कि पुरुष प्रधान समाज में स्त्री को गूंगा बहरा बना दिया जाता है। जहां पुरुष को अपनी इच्छाओं को प्रदर्शित करने का सामाजिक अधिकार है, वहीं स्त्री की आवाज़ को भी दबा दिया जाता है, ऐसा माना जाता है इस कविता के बारे में। तो इनके बारे में इतना ही जो महत्वपूर्ण है। अगर आपको निराला के बारे में अगर इंटरेस्ट है और आपको अंदर बात कुछ जाना है, अच्छा मतलब अंदर मेरी बात मतलब कि जैसे किसी कोई पढ़ता है तो ऊपर ऊपर पढ़ के हट जाता है, किसी के बारे में उनका जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कोई उनके जीवन के बारे में वो कैसे थे जानना चाहता है। जैसे मुझे तो जानना था, तो मैंने बहुत जगह रिसर्च किया था उनके बारे में, तो मुझे पता चला था कि महादेवी जी की, जो कि उन्होंने पथ के साथ ही एक अपना अथी लिखा था, तो उसमें 11 लोगों का जिक्र किया था, जिसमें से एक भाई निराला भी थे। तो उन भाई निराला में मैंने बहुत विस्तार से पढ़ा था, तो बहुत अच्छे से उन्होंने निराला जी को कि वो किस तरह, मतलब एक बारी पंत बीमार थे, ये सुनकर कि पंत को कुछ हो गया, किस तरह वो भावुक हो गए थे और भागते भागते सब कुछ मतलब कि अचानक से बिना बताए रातों रात वो चले गए थे उन्हें देखने के लिए। और फिर जब मैथिली शरण गुप्त उनसे मिलने के लिए आए थे, गुप्त जी, तो किस तरह वो अपने घर को, उनकी परिस्थितियाँ ठीक ना होने पर भी उन्होंने कितना आदर और सम्मान दिया था, किस तरह वो उनके भाई बनकर महादेवी वर्मा के रहते थे और उनसे अपने खर्चा चलाने, मतलब कहते थे कि पैसा देते थे कि वो उनका खर्चा चलाए। इस तरह उन दोनों के बीच का प्रेम था, मतलब कि वो उन्होंने बहुत अच्छे से बताया। अगर आप पढ़ना चाहें तो आप उसे पढ़ सकते हैं, अगर आप चाहें तो कभी हम भी जिक्र कर देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। खैर, ये सब तो बात रही। और ऐसा भी कहा जाता है कि साहित्य के क्षेत्र में अगर एक ऐसा प्रश्न भी बनता है कि साहित्य के क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध का सामना किसे करना पड़ा था, तो वो निराला ही थे, जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही मतलब कि यदि का सामना करना पड़ा था विरोधों का। पर फिर भी क्योंकि वो उस समय एक ऐसा दौर चल रहा था जहाँ हिंदी को प्रतिष्ठा प्रदान की जा रही थी, शुद्ध व्याकरण, छंद मुक्त कविता, वहाँ से उस चीज़ को तोड़कर छंद मुक्त बनाना था, तो वो खड़ी बोली है, लेकिन बनाना एक खुद में चैलेंज था। और आज की कविता तुकबंदी नहीं होती है, छंद मुक्ति होती है, सब पूरा चीज़ तो छंद मुक्ति होता है। तो उससे इसकी शायद इसकी ही वजह से बहुत ज़्यादा कवि आए भी, जब एक नियम लगातार चले हुए टूटता है तो अचानक सब लोग उस तरह आते हैं। तो इस पर निराला ने भी कहा था कि कविता जो है वो कविता परिवेश के प्रकार है। तो खैर, यही है उनकी जो महत्वपूर्ण बात है। और फिर कभी ऐसे इनके बारे में तो कोई बात ख़त्म ही नहीं होगी, किसी के बारे में पढ़ने पे थोड़ा सा मतलब जिक्र नहीं आता है। बाकी आपको कैसा लगा सेशन, आप ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। अब अपने कीमती समय निकाल कर फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसा लगा ये सेशन, ताकि हम लोग आपके फीडबैक से प्रोत्साहन मिलता है। तो बाकी धन्यवाद सभी का जुड़ने के लिए।